आजम खां एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी बनाए थे। 1400 एकड़ जमीन सरकार ने उसको अपने कब्जे में लेकर के यूनिवर्सिटी तोड़ने की कोशिश कर रही है। आजम खां को इन सारी केसों में फंसा करके जेलों में थोप दिया गया है, जेलों में डाल दिया गया। जेल में उनके परिवार को, बेटे को, उनकी अहलिया को लगातार जो घटनाक्रम हुई है जिससे आप सब लोग वाकिफ है। लेकिन हम जो बात करने आए हैं, सियासी नजीर नामोनिगारों की बात माने कि ओवैसी साहब आजम खां से जल्द ही मुलाकात करने को जाएंगे और जैसी उनसे मुलाकात होगी, सियासी समीकरण पर गुफ्तगू होगी। अगर बात बन जाती है दोनों के बीच में तो ये बहुत बड़ा झटका होगा सपा के लिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा सपा को, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट को साधने के लिए आजम खां बहुत बड़ा चेहरा है सपा के लिए। उन्हीं के इशारे पर अल्पसंख्यक वोट हमेशा सपा के झोली में जाती रही है। लेकिन इस बार का चुनाव जो 2022 का विधानसभा चुनाव यूपी का, इसकी तैयारी ओवैसी साहब की तरफ से एक दूसरी तैयारी की तरह से मैदान में उतर रहे हैं। ऐसी तैयारी जो मुस्तहकम हो और मुस्तकबिल के लिए हो और मजबूती के साथ तैयारी करके मैदान में उतर रहे हैं। मजबूत बनकर के चुनाव के मैदान में आना चाहते हैं, जहां से उनको एक मजबूती स्थिति में जा सके, उनको बड़ी कामयाबी हासिल कर सके, वो एक अच्छा वहां विपक्ष का रोल निभा सकते हैं, उनके नुमाइंदे जीत करके यूपी की असेंबली में जा सके। एक बहुत बढ़िया जो है एक तरीका ढूंढ निकाले हैं। पहले तो वहां के दौरा किए, वहां के लोगों को एक्टिव किए, फिर वहां भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, राजभर ओपी राजभर जी को अपने साथ में लिए। उसके बाद अब आजाद समाज पार्टी है, उनके साथ जन अधिकार पार्टी है। बहुत सारी पार्टियों को इकट्ठा करने के बाद अब अल्पसंख्यक वोटों को और साधने के लिए, अल्पसंख्यक वोटों को और अपने तरफ माइल करने के लिए खबरें आ रही है जो मौसूल हो रही है। आजम खां साहब से ओवैसी साहब की मुलाकात जल्द होने वाली है। ये मुलाकातें कैसी रहेगी, इन मुलाकातों में कैसी बातें होगी, क्या गुफ्तगू होगी, सारी चीजें सामने में आएगी। हम लेकर के आपके सामने में आएंगे कि फिर इस मुलाकात के माने क्या है। फिलहाल आपको बताता चले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात यूनिट की बात करें तो साबिर बाटलीवाला को AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। गुजरात का पूर्व विधायक रह चुके हैं साबिर बाटलीवाला, कांग्रेस से विधायक थे और अभी इस बार उनके सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हुए। साबिर बाटलीवाला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको प्रदेश अध्यक्ष की भागीदारी सौंप दी गई है। आपको बताता चले, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, इससे पहले पूर्व विधायक के नाते अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो बिहार में सौंपी गई थी जनाब अख्तरुल ईमान साहब को। बड़े संघर्ष करने के बाद अख्तरुल ईमान साहब की संघर्ष रंग लाई, उनकी पार्टी कामयाब हुई, उनके विधायक जीते। आज वो लगातार संघर्ष में और जो इस सीमांचल की तरक्की के लिए बात करते रहे। बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के सारी सियासी पार्टियां तैयारी में है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक अलग ही तैयारी है। जिन वोटों पर लेकर के लगातार TMC सत्ता की रोटी सेकती रही और जिसको लेकर के जो डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें करते रही, उन सारी चीजों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खत्म करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब वहां खुद का परचम लहराना चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभारी माजिद हुसैन साहब ने कहा, हम हरा परचम बंगाल के विधानसभा में लहराएंगे और हमारे उम्मीदवार, हमारे नुमाइंदे जीत करके इंशाअल्लाह असेंबली तक पहुंचेंगे। उनके उसूल और उनके जो वहां के लोगों के हुकूक और हक है उनकी बात करेंगे, उनको हक और हुकूक दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और अमोर विधानसभा के विधायक हैं। इस वक्त अपने विधानसभा में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हर प्रयास से संभव करते हैं। इस वक्त क्षेत्र के दौरे पर हैं और कई पुल और सड़कों का शिलान्यास कर वहां पर काम चालू होने के बाद अब उस विधानसभा में काम लोगों को दिखने लगा है और इसी के साथ साथ लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के पटना असेंबली में उठाता रहा है। खास आपको हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लगातार सुर्खियों में है और अपने क्षेत्र से भ्रष्टाचार मुक्त कराने के प्रयास में है। खास आपको बता दें कि बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी मजबूती के साथ काम कर रहा है, ये असर बंगाल को जाने वाला है। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब अमोर विधानसभा में और किस अंदाज में लोगों से मिलते हैं और ख़ास लोगों की समस्याओं का निदान में किस तरह से लगे हैं। यहाँ पर सर्किल ऑफिसर के जरिए से और यहाँ के दलालों के जरिए से अवैध वसूली कराई जा रही है, बंदरबाट हो रहा है। ये बात सामने में आई और लाखों रुपए का कलेक्शन हो रहा है, दुकानदारों से भी हो रहा है और ग्राहक से भी हो रहा है। ड्यूअल टैक्स लिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
लोगों के लिए आज स्वच्छ भारत की बात कही जाती है, लेकिन दौटा हाट में सफाई नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। कचरों का ढेर पड़ा हुआ है, पॉलीथीन गिरे हुए हैं, गंदगियों का अंबार है। यहाँ पर सफाई का कोई कर्मचारी सफाई के लिए बहाल नहीं है। लोग आते हैं दूर दराज से, क्योंकि एक सेंट्रल मार्केट है अमर वैसा का ये, और यहाँ पर कहीं भी लोगों के बैठने का, उनके पानी का, उनके शौचालय का कोई इंतजाम नहीं। सब्जी मंडी यहाँ पर नहीं है, जल जमाव की समस्या है, सड़क पर भी जल समस्या है, अंदर में भी जल समस्या है, जल निकासी की समस्या है। दूसरी बात यह है कि ये सरकारी तंत्र की लापरवाही की इंतहा है कि जो ड्रेन बना हुआ है जल निकासी के लिए, कई सालों से वो बंद पड़ा है, उसकी सफाई भी ये नहीं करा पा रहे, है ना। जो मार्केटिंग यहाँ पर एक वो बना सब्जी मंडी के लिए चबूतरा बना, वो चबूतरे पर भी लोगों का अवैध कब्जा है। बस के नाम पर बस पड़ाव की ठेकेदारी हो रही है, और मुसाफिरों के लिए, बस चालकों के लिए, टेम्पो चालकों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। तो आखिर एक तरफा तौर पर यह अंग्रेज वाला कानून कि सिर्फ टैक्स वसूला जाए जनता से और जनता की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं किया जाए, ये तो घोर आश्चर्य की बात है। उस पर लोगों ने चिंताएं व्यक्त की है, अपने अपने तौर पर समस्याओं का तस्करा यहाँ पर किया है। हमने कहा है कि तमाम तर समस्याओं का आकलन करके सीईओ को और एसडीओ को दे दीजिए। यहाँ पर तालिका भी नहीं है कि किससे कितना जो टैक्स स्लैब है किससे कितना लिया जाएगा, सबसे, किसी से 30 रुपये, किसी से 40 रुपये, और जो कलेक्टर है, जो कलेक्शन एजेंट है, वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ भी देता है। कोई बेचारा गरीब पाया, बेचारा अबोध आदमी है, जाहिल अनपढ़ बेचारा, उससे ज़्यादा भी कलेक्शन कर रहा है। एक एक बकरी के रसीद में 300-300 रुपये कलेक्शन लिया है। आलू के बोरे में 50-50 रुपये का इन लोगों ने कलेक्शन कराया है। तो ये धांधली बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसका सबको आकलन किया गया आज। और इसके बारे में एसडीओ साहब को, सीओ साहब को लिखित लोगों को मैंने कहा है लिखित दीजिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर मैं कार्रवाई करवाता हूँ। बाजार में एक समस्या खास करके शौचालय की है, जो सबसे ज्वलंत समस्या है, तो इस निराकरण की दिशा में आपकी क्या बात है? देखिए, मैं इन बेईमान अफसरों को भी कहूँगा कि जो लोग जनता की थोड़ी सी गलती पर डंडे चमकाते हैं, जनता अगर नहीं दे, अगर रेवन्यू तो उस पर कुर्की जब्ती निकालते हैं, सारा पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ सीओ रह रहा है, बीडीओ रह रहा है, दारोगा रह रहा है, प्रखंड स्तर के अफसर रह रहे हैं, जिला के स्तर के अफसर आ रहे हैं, किसी को नहीं सुनता। एक सभ्य समाज के लिए रहने के घर से पहले उसके शौचालय का इंतजाम होना चाहिए। कितने असभ्य लोग हैं हमारे पदाधिकारी। और मैं यहाँ के लोगों को भी कहूँगा कि इस तरह की समस्याओं के बारे में आप आवाज़ भी नहीं उठाते। क्या आपका काम सिर्फ है दुकान खोलना, दुकान का सौदा बेचना, खरीद लेना? आम इंसानों को जो दिक्कत हो रही है, तो आप इनको भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों पर यहाँ पर खुलकर बातें हुई है। इन चीज़ों का समाधान हम लोग जरूर निकालेंगे। हम यहाँ पर मुसाफिर खाना भी बनाएंगे, शौचालय भी बनाएंगे, सब्जी मंडी भी बनाएंगे, और जो यहाँ के दुकानदारों की सुविधाओं के लिए जो कुछ संभव हो सकता है, हम उसको करने के लिए प्रयासरत हैं। और मैं समझता हूँ कि व्यापारी भाइयों ने जिस तरह से अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, जरूर सफलता मिलेगी।